बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज के इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो उभयलिंगी नहीं, यानी कि एक लिंगी है। बताओ, क्या वो पपीता है, सरसों है, मक्का है या फिर गुड़हल है। तो आपको पता होना चाहिए एक लिंगी जो होता है वो पपीता होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये द्विलिंगी है यानी कि उभयलिंगी है, सरसों हो जाएगा, मक्का हो गया, गुड़हल ये क्या है, तो ये उभयलिंगी पादप है, लेकिन नहीं जो है वो पपीता करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उसका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलिए आंसर, लास्ट में पूछेंगे आप लोग 70 में कितना सही कर पाते हो। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। यह होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारे सामने है। तीसरा नंबर सवाल का रहा ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बता दो आप लोग फटाफट से। 3 का करेक्ट आंसर, तो ये कायांतरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, कायांतरण। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा आंसर भी है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो। चलिए, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना है और क्लास को लाइक करते चलना। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो हमारे साथ, तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ डेली क्लास भी कर सकते हो। देखिए, जो फोर्थ नंबर सवाल कर निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो मैं बता दूं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेढक में होता है। किसमें होता है बच्चों, फ्रॉग में होता है। इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने 5वां नंबर सवाल है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दो बच्चों मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमने बताया है कौन सा गेमीट जो होता है, युग्मक जो होता है वो हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। मेल गेमिट भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल गेमिट भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन और क्या एन, यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों मिलके यानी कि जब फर्टिलाइजेशन करता है तो हमारा 2n यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी, जायगोट का होता है, ये भी याद रखोगे। और जायगोट जो हमारा क्या होता है, ये डिप्लोइड यानी कि 2n होता है। अभी पूछा गया मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, हैप्लॉइड हो गया, इसलिए 23 हो जाएगा। इसका जोड़ा कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 46 हो जाता है। लेकिन यहाँ जोड़ा के लिए यानी कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर सवाल हमारे सामने है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है, तो वो होता है यीस्ट में। किसमें होता है बच्चों, यीस्ट में होता है। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 7 नंबर सवाल हमारे सामने ऐसा प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल है जो कूट फल है। बताएंगे आप सभी निम्नलिखित में कौन सा फल है जो कूट फल है। क्या वो आम है, नींबू है, धान है या फिर सेब है। तो सेब हो जाएगा करेक्ट आंसर। कूट फल हमारा क्या कहलाता है, सेब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे सभी प्रश्नों को याद जरूर करेंगे। ओके जी, बच्चा पार्टी आप हमारे बात को मानते हो, ये मैं मानता हूं, इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लो। मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा पार्टी 8 नंबर सवाल कर रहा है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन है। भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है द्वितीय केंद्रक, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए बी को जितने भी बच्चे लगाए हो उसका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 9 नंबर सवाल का रहा पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति जो होती है वो क्या होती है, ये होता है द्विस्तरीय। क्या होता है बच्चा पार्टी, 2 लेयर्ड होता है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पराग भित्ति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है। अगला प्रश्न को देखिए, 10 नंबर सवाल है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। ये किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट यानी कि
की संपूर्णता होती है, तो ये होता है स्टीवार्ड ने किया था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते हो, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए 11 नंबर सवाल हमारे सामने है। 11 नंबर सवाल कर गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? इतना आसान सा प्रश्न है बच्चों, लगा दो। गेहूं में हो, मक्का में हो, धान में, इन सब में क्या होता है? वायु के द्वारा परागण होता है बच्चा पार्टी। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 12 नंबर सवाल कर रहा है, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूणकोश होता है वो प्राय कितने कोशिकीय होता है? 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है बच्चों? 7 कोशिकीय होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकीय होता है, याद रहेगा। चलिए 13 नंबर सवाल हमारे सामने है। 13 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है? कौन सा है बता दो आप लोग। निम्नलिखित में कौन है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावित करता है? तो वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है। अब आपको पहचानना है कि इनमें कौन सा है कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसी का हिंदी होता है पित्त पिंड होता है बच्चों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन घुमा फिरा के हर एक बार आ ही जाता है ऐसा प्रश्न, इसीलिए इसको भूलना नहीं है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में कॉर्पस ल्यूटियम भी दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 14 नंबर सवाल कर रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो मोरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोरुल्ला कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो मोरुल्ला कहलाता है, याद रहे आप लोगों को। चलिए 15 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो। 15 नंबर सवाल का सर्टोली कोशिका सहायक है किसमें? सर्टोली कोशिका जो सहायक होता है वो किसमें सहायक होता है ये पूछा गया है। तो ये सहायक होता है शुक्राणुओं के परिपक्वन में। राइट आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 16 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन बता दो भाई क्या है? तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रहेगा बच्चा पार्टी। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति की उम्र होती है वो होती है 45 से 55 के बीच होता है, और जो माना जाता है वो 50 माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 वर्ष माना जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? बता दो सभी बच्चे, जननांग मस्सा जो है वो किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो बता दो किसके द्वारा होता है? तो ये पेपिलोमा विषाणु के कारण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 19 नंबर सवाल है, मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? किसको रोकती है ये पूछा गया आप लोगों से। ये अंडोत्सर्ग को रोकती है, यानी कि ओव्यूलेशन को रोकती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहा है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? वो कृषि था। क्या था बच्चा पार्टी? एग्रीकल्चर था। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है? याद रखना। चलिए 21 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा आया, मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव की जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है? लोग है, या फिर स्थिर है, या फिर एक्सपोनेंशियल है, या इनमें से कोई नहीं? बता दो 21 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? लोग मतलब क्या होता है? सुनिश्चित, मतलब ये मानव की जो जनसंख्या बढ़ रही है ये सुनिश्चित थोड़ी ना है भाई। जनसंख्या इतना स्पीड में बढ़ रहा है, ये सुनिश्चित कैसे हो सकता है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये स्थिर भी नहीं, रुका हुआ कैसे हो सकता है? ये भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्स स्क्वायर की तेजी से बढ़ रहा है, ये पता है क्या? नहीं पता, मतलब इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि मानव की जो जनसंख्या बढ़ रही है अभी बहुत बढ़ रही है, इसलिए इसको अभी ये इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल जो आपके सामने है, बता दो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 का सी जितने भी बच्चे लगाए हो क्या होगा? तो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल कर पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? लगा दो 23 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे। इसे हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन। चलिए 24 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न है कि मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है? मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा है? ये पूछा गया आप लोगों से, बताओगे क्या आप लोग? मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो हमारा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है बच्चों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए, जिसको हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। बोलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा।
अगला प्रश्न कह रहा है डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये गुणसूत्रीय व्याधि होता है। क्या होता है बच्चों? गुणसूत्रीय व्याधि होता है। लेकिन अगर पूछे हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, हीमोफीलिया अगर आपसे पूछा गया हो, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, अगर पूछे हीमोफीलिया क्या होता है, ये होता है मेंडेलियन व्याधि। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए याद रखिएगा बच्चा पार्टी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 26 नंबर सवाल है, मानव रुधिर AB वर्ग में जो होता है वो क्या होता है? मानव रुधिर AB वर्ग में जो होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 27 नंबर सवाल है, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पुरुष के लिए अगर बात हो तो आप बता दो 27 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? पुरुष का अगर बात हो तो वो हमारा क्या होता है? 44 प्लस XY होता है। 44 प्लस XY ये पुरुष के लिए होता है, और 44 प्लस जो XX होता है, 44 प्लस जो XX होता है वो किसके लिए? स्त्री के लिए होता है। इसलिए पुरुष के लिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, लगा सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल RNA से संबंधित है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए को जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चों। 29 नंबर सवाल कह रहा है अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूट के लिए जो शब्द होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा पार्टी? 3 होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ऐसे करके लिख के देखो, क और ऊट मतलब ये है 1 2 3, ऐसे मानो ट्रिक के लिए, तो इसलिए 3 लगा दो। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं किस पर? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन जो पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं बच्चों? तो ये पाया जाता है टीआरएनए पर। कहां पाया जाता है बच्चा पार्टी? टीआरएनए पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 31 नंबर सवाल है, डीएनए इनमें से किसका एक अनुवांशिक पदार्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। डीएनए जो है इनमें से किसका एक अनुवांशिक पदार्थ है? तो ये है बैक्टीरियोफेज का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना आप सब। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं भाई, एक भी हम आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत ही कम समय बचा और एग्जाम की तैयारी भी बहुत करना। देखो आरएनए से डीएनए जो बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूछा गया आप लोगों से, तो बता दो। इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि सी डीएनए जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सी का मतलब हो गया कंप्लीमेंट्री, और डीएनए तो आपके पास है ही। चलिए 33 नंबर सवाल है, 33 नंबर सवाल करें। देखो सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, लेकिन कई रूपों में पूछा जाता है, एक बार हर एक बार बदल बदल के। देखो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका उपयोगी साधन होता है? यह होता है फोरेंसिक विज्ञान का। किसका बच्चों? फोरेंसिक विज्ञान का, जो कि देखो यहाँ पे दिया गया विधि विज्ञान, वही बात होता है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक बार दिया गया था फोरेंसिक विज्ञान हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यहाँ पे देख लो फोरेंसिक साइंस यहाँ पे दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचनाएं जो है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? वो अभिसारी विकास के, किसके? अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए बच्चों, क्या कर रहा है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? 900 सीसी। क्या है बच्चा पार्टी? 900 सीसी थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप ए लगा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 36 नंबर सवाल है, प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया? बता दो आप लोग, प्रथम स्तनपाई जो वो किस युग में दिखाई दिया था? तो वो ट्राइएसिक में, यानी कि त्रिएसिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हाल फिलहाल ही आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। चलिए 37 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो ट्रिटिकम स्टिबम क्या होता है? ट्रिटिकम स्टिबम एक हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है जिसमें कि गुणसूत्र कितने होते हैं? 42 होते हैं। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है, कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों? 42 गुणसूत्र होते हैं। ये ट्रिटिकम स्टिबम जो है हेक्साप्लॉइड गेहूं है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखो ट्रिटिकम स्टिबम क्या है, तो हेक्साप्लॉइड यहाँ पे दिया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। गेहूं भी याद रखिएगा, ये क्या है? तो गेहूं है, याद रखना आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल कर है, देखो इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक यानी कि सबको
दान करने वाला हो जाता है वो होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो सभी को दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जीन कहलाता है वो प्लियोट्रोपिक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपिक। देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए है, इसीलिए घबराना नहीं है, अच्छे से आंसर को लगाते चलना है। वैसे तो लास्ट में हम पूछेंगे आप लोग 70 में कितना सही कर पाए हो। देखिए सच सच बताना। 40 नंबर सवाल का रहा है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। वही प्रश्न पूछा गया फोरेंसिक विज्ञान वाला। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। देखो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है घुमा फिरा के, लेकिन आंसर हमारा वही हो जाता है, इसलिए बच्चों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल का रहा है। देखो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है बच्चों? चार्ल्स डार्विन ने। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल का है। देखो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा बतलाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बता दो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा बतलाया गया था, ये पूछा गया आप लोगों से। ये बतलाया गया था, आपको पता होगा, ये बतलाया गया था ओपेरिन एवं होल्डन के द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, इस सिद्धांत को हम लोग ओपेरिन होल्डन परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल कर है, क्रमिक विकास में किसका योगदान है? क्रमिक विकास में क्रॉस पोलिनेशन का योगदान है। किसका है बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागन का, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन बच्चों 2 नंबर के लिए स्वपरागन और पर परागन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कायिक प्रवर्धन का और संकरण, ये चारों का डिफिनेशन आप लोग जरूर याद कर लेना। ओके चलिए 44 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता जो है कोलेस्ट्रम में होती है? बता दो आप लोग, निम्नलिखित में क्या कौन है जिसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? वो हमारा क्या होता है ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो। 44 का ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि IgA जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग फुल रूप देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 45 नंबर सवाल, बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण जो होता है वो क्या होता है ये पूछा गया। सिफिलिस है, टेटेनस है, टाइफाइड है या फिर निमोनिया? ये एक प्रकार का निमोनिया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 45 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर सवाल हमारे सामने ऐसा आया, देखो 46 नंबर सवाल है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? फाइलेरिया रोग जो है वो किसके द्वारा होता है ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो। 46 का तो वो हमारा हो जाता है मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल हमारे सामने है। 47 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो प्रत्युर्जक के द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो है हमारा हे ज्वर। क्या है बच्चों? हे ज्वर है, हे फीवर बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल कर है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अब बताओ जी, वायरस का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो वायरोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? वायरोलॉजी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, याद रहेगा। चलिए 49 नंबर सवाल हमारे सामने है। 49 नंबर सवाल कह रहा है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? हवा के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है ये पूछा गया है। वो हमारा जो होता है वो यकृत होता है, यानी कि लीवर जिसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने 51 नंबर सवाल है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? प्राथमिक पोषक है, द्वितीयक पोषक है, मध्यस्थ पोषक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं ये है प्राथमिक पोषक। क्या है बच्चों? प्राथमिक पोषक। करेक्ट आंसर हमारा प्राइमरी होस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न 52 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस होता है कब होता है? ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, 1 दिसंबर को होता है। सभी बच्चे को पता होगा कि विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो होता है 1 दिसंबर को, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है। 53 नंबर सवाल का कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? कुक्कुट चेचक का जो कारण होता है वो होता है वायरस। कौन सा होता है बच्चों? वायरस होता है, विषाणु होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, 54 नंबर सवाल है, ताइचुंग जो है इनमें किसकी किस्म है? बता दो आप लोग, ये ताइचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है? तो धान की किस्म है। किसकी है बच्चों? धान की
किसमें है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 55 नंबर सवाल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक है वो है हमारे कौन सा? जैविक खाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, बता दो 56 नंबर सवाल का है, निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? वो है आम की प्रजातियों का। बता दो निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता सबसे अधिक है भारत में? आम की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लो बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में जो प्रोटीन होता है वो फिब्रोइन नामक, कौन सा? फिब्रोइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये लगा लो 57 का, सभी बच्चे सही हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल का है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो विटामिन B12 की। किसके बच्चों? विटामिन B12 की। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, जिसका की केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न 59 नंबर सवाल का है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम होता है? ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो हमारा जाइमेज है। क्या है बच्चों? जाइमेज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी बच्चे को याद रखना है। चलिए 60 नंबर सवाल को देखिए, 60 नंबर सवाल कर रहा है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? तो वो लिम्फोसाइट से होता है बच्चों। जैसे कि लिम्फोसाइट एक हमारा बी लिम्फोसाइट होता है, एक हमारा टी लिम्फोसाइट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी में हमारा क्या होता है? इसका मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहां होता है बच्चा पार्टी? ये हमारा क्या होता है? अस्थि मज्जा में क्या होता है? उत्पन्न होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बी रहे चाहे टी रहे, ये दोनों को जो उत्पन्न होता है ये अस्थि मज्जा में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 61 नंबर सवाल है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नील हरित बैक्टीरिया का। किसका करते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन को वैसे उत्सर्जन तो सभी करता है, धान का खेत भी करता है, पशु भी करता है, दीमक भी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारे सामने है 63 नंबर सवाल, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो किया था वो क्या था? स्मिथ एवं नाथन्स ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर सवाल है, 64 नंबर सवाल का है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? कौन सा है जो प्रथम मानव हार्मोन है इनमें से बताना है। 64 का राइट आंसर क्या लगाओगे? वो हमारा इंसुलिन है। क्या है बच्चों? इंसुलिन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 65 नंबर सवाल, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? वो सबको पता होगा, टोबैको यानी कि तंबाकू है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समस्यात्मक जलीय जंगली घास? समस्यात्मक जलीय जंगली घास का बात हो तो वो हमारा जलकुंभी होता है। क्या होता है? वाटर हाइचिंथ होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो जलकुंभी को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, जो कि 65,000 से अधिक पौधे 8 मंथ में उत्पन्न कर सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? ये पूछा कि आप लोगों से बता दूं। 11 जुलाई को मैं बता दूं, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। ये आप बताओगे सर तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चा पार्टी? ये 1 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछोगे सर ये विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो कई बार बता चुका हूं कि ये 5 जून को मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 68 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 68 नंबर सवाल हमारे सामने है। 68 नंबर सवाल का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है।
कैसा होता है ये पूछा गया आप लोगों को। तो मैं बता दूं ये एक दिशीय होता है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे पौधे को कृमि खाते हैं और कृमि को चिड़िया, उसी प्रकार होता है, चिड़िया को बिल्ली खा जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 69 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो बच्चों। 69 नंबर सवाल का निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ये पूछा गया आप लोगों से। आहार श्रृंखला का जो सही क्रम होता है वो कौन सा होता है, तो देखो यहाँ घास को बकरी और बकरी को शेर, यही तो हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे को ये भी प्रश्न याद रखना। चलिए 70 नंबर सवाल को देखिए। 70 नंबर सवाल कर रहा है द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है वो है शाकाहारी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा 70 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सभी बच्चे को याद रखना है। ओके, चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने किया 70 ऑब्जेक्टिव को, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।